मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहां हम हरे निशान में बंद हुए कन्विंसिंगली और आज हमने वो 10,800 जिस लेवल की हम हमेशा बात करते थे उसको पार किया और सबसे बड़ा सपोर्ट आज ग्लोबल मार्केट से मिला है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के वो ट्वीट ने कि चाइना के साथ हो सकता है कि जो बातचीत है वो कोई निर्णायक वहाँ पहुँचे और हो सकता है कि ये टैरिफ ना लगाए और ये सबसे बड़ा बूस्टर था आज के लिए। और हमने देखा चाइनीज़ मार्केट खासकर शंघाई 5-5.5% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली। प्रदीप, तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे जो मार्केट में आज एक्टिविटी हुई है उसको? तो देखिए, निचले स्तरों पे 10,600 के आसपास सपोर्ट की हमने बात की थी, उसके बाद 10,800 से 10,850 के बीच का रेजिस्टेंस हमने बताया था। तो आज आपने उस पूरी रेंज को पार कर लिया है एक दिन में। अब अगर ट्रेडर्स के नजरिए से देखें तो अगर ये 10,860 के ऊपर टिका रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी कल सुबह के ट्रेड में, तो वहां पर आप तेजी का ट्रेड ही लेंगे और ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स ने साफ तौर पे ये संकेत दे दिए हैं कि वो जल्दी अटकने की रुकने की जल्दबाजी में नहीं है और यहाँ से अभी और जगह बाकी है। क्योंकि अब तो 10,880 पे फर्ज करिए कि कल इससे नीचे नहीं आता तो अगला लेवल क्या होगा जिस पे नजर रखनी है? कोशिश करेंगे। ओके, ज्यादा दूर नहीं है ना, 100 पॉइंट 125 पॉइंट। हाँ, 100 पॉइंट 120 से। हाँ, तो वो लेवल है जिस पर मेरी नजर होगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस एक्सपायरी के लिहाज से एक स्ट्रैटेजी बनानी हो तो मुझे अब लगता है कि यहाँ पर आपको करीब 10,950 के आसपास का जो लेवल है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। 11,000 के ऊपर आप इस एक्सपायरी में यानी अगले 3 दिनों में नहीं निकल जाने वाले। 11,000 के लेवल पे बहुत तगड़ी पोजीशंस बन रही हैं। और जिस तरह की ऑप्शंस की प्राइसिंग वगैरह है, अगर आप उस पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि इस सीरीज के लिए 10,950 इमीडिएट तौर पे एक रुकावट के तौर पे दिखाई देगा आपको। वहां पर निफ्टी अटकता हुआ दिखेगा। तो हर्डल है जो फिलहाल मुझे इस सीरीज में नजर आती है। जिस तरह से करीब 250 पॉइंट ऑप्शंस में बनी हुई है उनको देखते हुए, तो अगले 3 दिनों के लिए इन टारगेट्स पर आप नजर रखेंगे 10,950 और 27,400 बैंक के। चलिए ठीक है, लेकिन अगले सीरीज में हो सकता है 11,000 चले जाए, ये कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही आप 11,000 के लेवल के करीब आएंगे ना तो फिर बहुत सारे दूसरे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि एक ट्रेडर को कम से कम ये क्लियर होना चाहिए कि वो हर एक स्विंग को ट्रेड करेंगे। अब ये जो आपको स्विंग आप 11,118 से नीचे की तरफ 10,600 तक आ गए थे। राइट, 10,600 के भी नीचे चले गए थे। 500 पॉइंट निकल गए थे मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर। और वैसे ही 1 हफ्ते के अंदर आपने उस नुकसान की आधी भरपाई भी कर ली है। तो ये बहुत शार्प स्विंग इस समय मिल रहे हैं बाजार में। और इस तरह के शार्प स्विंग वाले मार्केट में कुछ स्टॉक्स, अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप ये स्विंग ट्रेड करें। जब ये स्विंग बदलती हुई नजर आए तो अपना पाला बदलना ना भूलें ताकि आप अटके नहीं। और स्टॉक्स पे भी नजर रखें कि इस तरह की शार्प स्विंग जब आती है तो सारे स्टॉक्स का ट्रेंड एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टॉक्स कमजोरी में है, अभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे दूर रहें, उनसे बचें। जहां पर आपको क्लियर अपस्विंग दिखाई दे रही है, मजबूती दिखाई दे रही है, अच्छी खबरें दिखाई दे रही है, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करें तो वहां आपके पैसे बनेंगे। और बहुत लंबा नजरिया लेने की इस समय इस तेजी में फंसा भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुज़लॉन ले लीजिए, कहाँ वो चलना शुरू हुआ 3-3.5 रुपए से और अब 5 रुपए के आसपास आ गया। लेकिन अगर रिटर्न के लिहाज से सोचे तो 20-30% के आसपास का रिटर्न है। और यह शांतनु बंगाली यही पूछे कि सुज़लॉन 3.7 पे लिए हुए हैं, 8,000 शेयर, 2 साल का व्यू पूछते हैं। क्या ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड भी करना चाहिए? एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम 10 रुपए से नीचे वाले सिंगल डिजिट वाले स्टॉक, जिसको हम अपनी भाषा में पेनी स्टॉक कह सकते हैं, उनको ट्रैक नहीं करते। इसलिए उस पर बहुत साफ नजरिया नहीं होता। उसके पीछे बहुत साफ सिद्धांत है कि अगर ये स्टॉक इतना सस्ता मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी 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 दिक्कतें हैं। अभी जो एक अपस्विंग आया, उछाल आई, वो खबरों की वजह से कि एक निवेशक यहाँ पे स्टेक ले रहे हैं। अब उस खबर के हिसाब से हो सकता है कि कुछ असर पड़े, लेकिन मुझे तो यही याद आता है कि इसी स्टॉक में जब एक बार तेजी बनी थी दिलीप सिंह के स्टेक लेने की वजह से, वहां से ये स्टॉक कहाँ गया। तो अगर आपके पास कुछ खास जानकारी है उनसे बेहतर तो आप इसको ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे रिस्की जगह पे नहीं जाता। इससे बेहतर स्टॉक है बाजार में, वहां पैसे लगाइए, अवॉइड करिए, बेहतर होगा। चलिए अगला दिनेश सोलंकी, कोटक 100 शेयर है 1240 के भाव पे। 1 महीने का व्यू पूछे कि 1 महीने के लिहाज से क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो अब तो हैंगओवर खत्म हो गया। आज ये चला नहीं जिस हिसाब से बाउंस की मुझे उम्मीद थी, अपेक्षा थी, शायद उसी वजह से कि बड़े नाम जो सब लोग सोच रहे थे आएंगे सामने कोई नाम सामने नहीं आया कि किसने खरीदा स्टेक। ठीक है, लेकिन वो डील तो हो गई। अब ये स्टेक तो निकल गया, इसके बाद भी ये स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। इनकी कॉस्ट क्या है? 1240।
तो इसी भाव पे आज बंद हुआ है। ओके। देखिए इस स्टॉक में रुकावट है 1255 के आसपास, 1255-60 के आसपास के लेवल से लेकर के और 1275। तो 1255 से 1275 टेक्निकली ये एक अवरोध है, रुकावट है। इसके ऊपर निकलेगा तो ही आपको ऊपर की तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आपका नज़रिया इसी एक्सपायरी तक का है तो मुझे लगता है कि 1255 के आसपास आप सावधान रहिए, चाहे तो वहाँ पर एक बार एग्जिट लीजिए। देखिए ओवरहैंग है, और जब इस तरह के दबाव होते हैं तो उस स्थिति में अच्छे से अच्छे स्टॉक भी थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लगते हैं। और वही हम साफ तौर पे देख रहे हैं स्टॉक में, वो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसके कारोबार के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है तो अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। 1 महीने का नज़रिया है इनका, 1 महीने का नज़रिया है तो फिर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही लेंगे। तो उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। ये जो रेंज है इस पर नज़र रखनी है आपको, 55 से 75। अगर यहाँ पे अटकता है तो आप निकलने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। इस रेंज में कहीं भी आप निकल जाइए। ये इससे ऊपर जाता नीचे स्टॉप लॉस मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना नहीं है तो 1228 का एक स्टॉप लॉस आप इस समय लगाकर चल सकते हैं मेरे ख्याल से। मुझे वही एक लेवल दिख रहा है, तो 1228 के आसपास स्टॉप के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 1225 रख लीजिए, थोड़ा और सेफ। ये ट्रिगर नहीं होगा ये मानते हुए। 55-70 के टारगेट के लिए खेलिए इसका। हाँ, 1 महीने के लिए एक मौका मुझे दिख रहा है, वहां तक जा सकता है। लेकिन मेरा जो नजरिया है, मैं स्टॉक पे इस समय ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। जब भी खबरों की वजह से, इस तरह के डेवलपमेंट की वजह से कोई स्टॉक अटका हो, वहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग आपको ऐसे स्टॉक पे करनी चाहिए जहाँ पे सारी क्लैरिटी है। तो आप ICICI बैंक ट्रेड कीजिए, आप HDFC बैंक ट्रेड कीजिए, आप एक्सिस बैंक ट्रेड कीजिए। अगर आपको लंबी तेजी के लिए खेलना है तो आप बंधन बैंक खेलिए, आप IDFC फर्स्ट बैंक में प्ले कीजिए, आप DCB बैंक खरीदिए। इसमें इस समय ट्रेडिंग की कोशिश करना मतलब वो, अगर आपके पास वो एग्जाम में जब सवाल आते हैं ना, आंसर एनी 5, तो आप देखते हो 10 में से कौन से सवाल का जवाब सबसे आसान हो। तो आप जबरन सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़े वाले आसान सवाल ढूंढिए। चलिए ठीक है, आसानी वाली स्टॉक ढूंढिए। ICICI एक्सेस काफी ऑप्शन है, कोटक से दूर रहिए, बेटर होगा जब तक क्लैरिटी ना। कैसे गिर भी गए काफी, तो अब वो शायद इसलिए क्योंकि हमने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि ये खबर आने वाली है, तो लोगों ने ले रखे थे। आज खबर आने के बाद लोगों ने बेचे हैं, जाएगी, ये आप समझ के चल सकते हैं। बहुत दिनों के बाद ये मैं आपको अभी इतनी जल्दी में शायद पूरी बात समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर को देखता है, जो रियल एस्टेट सेक्टर को देखता है, बहुत मैं कहूँगा पिछले 2-3 सालों से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सरकार सही समस्या को क्यों नहीं हल कर रही है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक्स कमजोर हो गए हैं और उनकी वजह से पूरे इकोनॉमी में दिक्कत है। अब सरकार ने 1 लाख करोड़ इस साल के दौरान जो पूरे डाल दिए, वो सही कदम है, देर आए दुरुस्त आए। तो इसका फायदा आप देखेंगे कि अब रियल एस्टेट में मिलना शुरू होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि सारे एनालिस्ट जो आते हैं चैनल पे वो कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग तो अच्छा चल रहा है, और ये सही बात है। मैं कितने शहरों में गया हूँ, कितने लोगों से मिला हूँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों ने बहुत मकान लिए हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये बता रहा है कि पिछले महीने भर से अब लग्जरी प्रोजेक्ट्स के ऐड फिर से आने शुरू हो गए हैं। आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा आंखें खुली रखिएगा, आप देखेंगे रियल एस्टेट कंपनीज अब अपने होर्डिंग्स फिर से लगाने लगी हैं। काम की रफ्तार थोड़ी और तेज हो गई है और बिल्डर जल्दी थोड़ा काम करने में लग गए हैं। और देखिए, जो लोग इंतजार करके बैठे हैं कि करेक्शन आएगा आएगा आएगा, जब माहौल सुधरने लगता है तो फिर वो डिमांड ट्रैक पर आ जाती है। तो ये लीड इंडिकेटर्स मुझे काफी पॉजिटिव। उनको बहुत बड़ा फायदा मिलना है इस पूरे जो GST का रेट काटा गया, और DLF, ओबेरा रियल्टी और सनटेक ही था अमेरिका से, ये 3 कंपनीज थी। इनको जो इनपुट बेनिफिट है ना वो बहुत ज्यादा था नहीं, तो वो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेट तो कम हो गया ना। रेट कम हो गया। तो ये कंपनियां पास ऑन कर रही हैं, जहाँ तक मेरी अपडेट है, जो मेरा रियलिटी चैनल चेक है वो ये बताता है कि कंपनियां पास ऑन कर रही हैं अपने कस्टमर को, और उसका फायदा। तो हम शुरू से जो बोलते थे, उंधाले पूछ रहे हैं 142 के रेट पे इन्होंने लिए हैं। इनफैक्ट प्रदीप, मदरसन सुमे तो काफी लोग जानना चाहेंगे, क्या ये वो जो बुरा दौर था इस कंपनी का खत्म हो चुका है? क्योंकि देखिए ये गिरा क्यों, तो इसके खुद के थोड़े इश्यूज थे, इसके अलावा जो ट्रेड वॉर का ओवरऑल था हैंगओवर, उसके चलते भी ये गिरा था। अब वो ट्रेड वॉर खत्म होते जा रहा है, उस दिशा में तो चल रहा है कम से कम, और ये स्टॉक काफी पिट चुका है, तो वैल्यूएशन तो डेफिनेटली सस्ते होंगे इस कंपनी के। तो क्या अब ये बॉटम बना चुका है या फिर 2-4 दिन का बाउंस है, फिर वापस वही स्टोरी शुरू हो जाएगी? देखिए 170 तक तो ये जा सकता है एक बाउंस में,
लेकिन उसके ऊपर निकलने के लिए फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट की ज़रूरत होगी। इसके पीछे क्या हो सकता है, अगर ग्लोबल ऑटो मार्केट का सिनेरियो सुधरता है तो उस स्थिति में न केवल मदरसन सुमी बल्कि इसके साथ साथ आपको टाटा मोटर्स भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, भारत फोर्ज अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। वो सारी कंपनियां जो ग्लोबल ऑटो के साथ जुड़ी हुई है, तो ये 3 कंपनियां खासतौर पे आपने जो बात की बिल्कुल सही है, इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी एक सेंटिमेंटल रिएक्शन है, हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा जो खतरा था ना ग्लोबल ट्रेड वॉर का, वो टलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद खबरें तो आएंगी, पर ये सबसे अहम जो चीज़ थी वो हो गई है। लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिहाज से मैं 170 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वाकई में ऑटो कंपनीज की सेहत सुधर रही है, क्या वहाँ पे सेल्स के आंकड़े कुछ बेहतर हो रहे हैं, क्या इन कंपनियों के गाइडेंस को सुधरते हुए नजर आ रहे हैं क्या, उसके बाद आप कदम बढ़ाएंगे। और मदरसन सबसे पहले क्यों चला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपने देखा होगा परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था, और खास तौर पे जो इनकी सब्सिडरीज है मदरसन संवर्धन हाँ SMP ऐसा कुछ नाम है, उन कंपनीज का परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रहा है। तो फंडामेंटली सुधार देखने को मिल रहा है, कंपनी ने काफी मेहनत की है। तो ऐसे में जब माहौल सुधरेगा तो आपको यहाँ पर काफी एक्सपोनेंशियल रिटर्न की गुंजाइश बनेगी, तो वो आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन इस समय ट्रेडर्स का इमीडिएट टारगेट 165-70 के आसपास का ही होगा। उसके बाद जैसे जैसे और एविडेंस होगा तेजी का, तो फिर आप और ऊपर का उछाल देखेंगे। चलिए इमीडिएट टारगेट 165-170। ये गिरावट इसकी पूरी हो गई है ऐसा तो लग रहा है एक बार की देखकर कि अब इसकी गिरावट पूरी होने के संकेत। लेकिन बीच में ऐसे बाउंसर्स आए थे और एक दो बार, देखिए आपके चार्ट ही दिखा रहे हैं। हाँ, वो चार्ट्स जो दिखाते हैं उनको थोड़ा देखने का नजरिया लाना पड़ता है। ओके। तो मेरे नजरिए से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉटम बना रहा है, इसके संकेत साफ है। अब वो पुराने लोज तो नहीं छुएगा। ओके। आप जब लंबी अवधि का नजरिया आपका होता है, देखिए अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 165-70 आपका टारगेट है। अगर आपका लंबा नजरिया है तो फिर आप थोड़े कूल ऑफ का इंतजार करेंगे और थोड़ा नीचे आएगा तो फिर ठंडा करके लेंगे, जमा करेंगे। अब वो शायद दौर शुरू हो रहा है। अभी तक लोग पूछते थे मदरसन सुमी ले लें, टाटा मोटर्स ले लें, भारत फोर्ज ले लें, तो कन्विक्शन नहीं आता, क्लियर कहता था कि मत लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, अब लेने का समय आ रहा है, लेकिन क्या इसी भाव पे लेना जरूरी है या आपको और मौका मिलेगा, वो देखेंगे। चलिए ठीक है, 175, 165, 170 के इमीडिएट टारगेट्स है। अब संजय साक्षी पांडे माइंड ट्री 910 शेयर नहीं 910 पे 250 शेयर लेके बैठे हैं। पूछे कि क्या करना चाहिए, कोई व्यू नहीं है इनका कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अब देखिए किस भाव पे डील होती है उससे समझ में आएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक तो ठीक है। आपको आईटी में एक बाउंस मिला, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी वजह यही है क्योंकि वो खबरों में उलझा हुआ है। 925 तक के ऑफर्स आ रहे हैं, ऐसा सुनने में तो आ रहा है। अब मेरा ख्याल यह है कि अगर ये किसी वजह से 950 के आसपास आए तो आप एक बार मुनाफा वसूली कर लें, क्योंकि अभी इस समय ये इनऑर्गेनिक प्ले के तौर पे चला है। इसके अपने वैल्यूएशन हालांकि मुझे बहुत महंगे नजर नहीं आते। अगर आप दूसरे मिड कैप आईटी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन रीजनेबल है। आमतौर पे जब कोई डील्स वगैरह हो रही होती है तो कुछ भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही डील होती हुई नजर आएगी। ओके। इस लिहाज से ये मुझे रीजनेबल लगता है। आपको किसी भी गिरावट पे खरीदारी का व्यू लेकर चलना चाहिए। अगर आपका लंबा व्यू है, छोटा नजरिया है, तो जैसे मैंने कहा 950 के आसपास आप निकलने की सोचें। और आपके लिए एक स्टॉप लॉस, आज 907 की क्लोजिंग है, 895 के करीब इमीडिएट स्टॉप लॉस बनता है। पोजिशनल ट्रेडर है तो 870 का स्टॉप बनेगा। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल उत्सव गर्ग का है, वेदांता 150 @210 होल्ड या सेल। और प्रदीप, आज तो काफ़ी लंबे समय बाद, मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद पहली रिपोर्ट आई है जो मेटल सेक्टर पे पॉजिटिव है, और वो है मॉर्गन स्टैनली की। इन्होंने JSPL, JSW स्टील और सेल को अपग्रेड किया है। हालांकि वेदांता को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, काट दिया टारगेट, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव तो कहा किसी ने स्टील सेक्टर के बारे में। नहीं तो अभी तक तो सब ये कह रहे थे कि राइट ऑफ कर दो, बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। तो 150 शेयर 210 के भाव पे लेके बैठे ये। ने जो कहा है वही रुख ज़्यादातर एनालिस्ट का है, और इसकी वजह यह है कि अभी भी ये कहने में बहुत जल्दबाजी होगी कि ग्लोबल कमोडिटी का आउटलुक शिफ्ट हो गया। स्टील कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि वहाँ के उस सेगमेंट के डायनामिक्स अलग हैं, वहाँ पे सप्लाई कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वेदांता पूरे के पूरे कमोडिटी स्पेस में है और वो पूरा नजरिया नहीं बदला है। अभी भी ग्लोबल ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं। और ये सारे कदम अब ठीक हो रहे हैं। अगर ये दिक्कतें दूर हो जाए, चीन और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए, इसके भी औपचारिक ऐलान में वक्त लगेगा अभी तो। और ऐलान
टर्म में मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप इस लेवल पर एक बार निकलिए, फिर नीचे मिले तो खरीदिए। या आप दूसरा ये कर सकते हैं कि 155-60 का लेवल कभी दिखे तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए, फिर किसी बाउंस में निकलने की सोचिए। तो ये स्विंग्स तो देखिए मार्केट में आते रहते हैं अलग अलग वजहों से, आपको पता नहीं है। जब कोई खबर आती है हमें लगता है कि अब तो ये सेक्टर ऊपर ही जाएगा, जैसे पीएसयू बैंक लग रहा था, अब आज की तेजी में पीएसयू बैंक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठंडे हो गए सब। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे जेट की चिंता शुरू हो गई कि जेट में पता नहीं इतिहाद तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, और फिर ये डील कैसे होगी, नहीं हुई तो एनसीएलटी में जाना पड़ेगा। एसबीआई ने डिनाई किया कि हम एनसीएलटी में नहीं जा रहे हैं, वो बात ठीक है उनकी, लेकिन अगर इतिहाद पैसे नहीं देगा तो क्या? देखिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते तब तक जब तक प्रमोटर सामने से कैपिटल ना लाए, वरना इन बैंक्स को जवाब देना पड़ेगा आगे कि आपने पैसे क्यों दिए। जब प्रमोटर नहीं आ रहे थे तो आपको कंपनी बेच देनी थी। तो अब ये कंपनी एनसीएलटी में जाएगी, इसमें बोली लगेगी, ये एक डर थोड़ा था, उसको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब तक इतिहाद एश्योर ना करे कि नहीं हम पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि वो ईजीएम के प्रतिनिधि आए नहीं, उन्होंने वोट नहीं किया, तो इस वजह से आज पीएसयू बैंक फिर ढीले हो गए। तो मैं ये बता रहा था कि कल को कोई और ऐसी खबर आ जाएगी जिससे मेटल स्टॉक फिर करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो उस समय उस मौके का फायदा उठाकर आप नीचे एवरेज कर सकते हैं वेदांता को। और ये रेंज है 150 से 180 की, इसी में घूमेगा मुझे लगता है अभी तो अगली सीरीज तक, तब तक इस रेंज को ट्रेड कीजिए। और उस लेवल पे तो आने से अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप पीयूसी बैंक की बात कर रहे थे, संजीव शर्मा पीएनबी पूछ रहे हैं, 500 शेयर है 71 के रेट पे, 1 मंथ का व्यू पूछे कि 1 महीने के लिए क्या करना चाहिए। हाल ही की खरीदारी है मेरे ख्याल से। पीएनबी ठीक है, सारे सरकारी बैंकों की तरह ये भी बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। 1 महीने का ही आपका नज़रिया है अगर, तो मतलब ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं ऐसे भी सरकारी बैंकों में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। 1 ही महीने के लिए लेना है तो मैं पीएनबी की जगह पे कोई वीसीबी ले लूँगा, कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लूँगा, बंधन बैंक ले लूँगा, नहीं पीएनबी नहीं लूँगा। ओके, लेकिन 71 पे लेके बैठे हैं ये 500 शेयर। समझ जाइए ना आप इसके लिए, इसका मतलब क्या है कि आप 75-76 पे निकल जाइए, मैक्सिमम आपको वही मिलेगा। 77 मिल गया तो बहुत उस दिन आप खुश हो सकते हैं कि आपका दिन था। बस इतनी जगह है, ज़्यादा अपसाइड है नहीं स्टॉक में। चलिए ठीक है, ज़्यादा अपसाइड नहीं है, बेहतर होगा कि इसमें से निकल जाइए। प्रदीप, आप सवाल जवाब का सिलसिला यही बंद करते हैं, तो कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सुबह हमारे साथ जुड़िए, बताएंगे भारतीय मार्केट को कैसे ट्रेड करना है और ग्लोबल क्यूज कैसे है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नमस्कार। बाय।